हमने दूसरों के सामने हाथ फैलाना ज्यादा सही समझा और PL480 को वापस चालू करने की सिफारिश के साथ हमारे द देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को अमेरिका भेजा गया। सब एक्चुअली में वैसा ही हो रहा था जैसा अमेरिका प्लान करके बैठी थी। जब डॉक्टर साहब ने वहां जाके उनसे सिफारिश की कि हमें जो है PL480 को वापस से चालू करवाना है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत है और हमारा उससे फायदा भी है, तो अंग्रेजों ने, आप ये मान के चलिए जो उस टाइम के अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने मखमल में लपेट के हमें ऑलमोस्ट एक छुरा सा मारा। जो प्रस्ताव उन्होंने हमारे सामने रखा उसके हिसाब से हमें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं PL480 पे थी, तो हमें PL480 वापस चालू करने का तो आश्वासन दिया गया, उसी के साथ हमारे सामने कुछ शर्तें रखी गई। वो शर्तें इस तरह से फ्रेम करके रखी गई जैसे आभास होता हो कि कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करना चाहते थे, जबकि वाकई में ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम में उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि वो PL480 हमें बेचना वापस से चालू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हमें उनसे नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया खाद भी खरीदनी होगी और कुछ देश जिनसे उनकी साठ गांठ है उनसे मिला के हमें हाई यील्ड वेराइटी HYV सीड्स भी परचेज करने होंगे। अब एक बात करते हैं हम नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया खाद पे। हम में से काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया खाद एक्चुअली है क्या, और अगर नहीं जानते तो शायद जो मैं कह रहा हूं अगर वो सही है तो मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अंग्रेजों ने बहुत सारे नाइट्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव्स बॉम्ब्स बनाने की फैक्ट्री थ्रू आउट अपनी कंट्री लगाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन में काफी स्ट्रांग रहे। वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन ये कारखाने जिनको लगाने में इतना खर्चा हुआ था और जिनको चलाना भी बहुत मुश्किल था, इनसे कुछ ना कुछ काम तो लेना था, इनसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो जनरेट करना था। तो ये जो नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया खाद हम जानते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं एक्सप्लोसिव फैक्ट्री का नाइट्रोजन बेस्ड एक आउटपुट है, जिसको, क्योंकि खेती में नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसको खाद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और हमने इसको एज अ फर्टिलाइजर एक्सेप्ट भी किया, वापस से अपने देश में लाए और कहीं ना कहीं उपयोग में भी लिया। तो यूरिया के साथ ही जैसा मैंने बताया कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स भी बेचने का प्रस्ताव हमें इस वादे से रखा गया कि हमारा प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा और हम भूखमरी, जो कि एक दिखावटी प्रॉब्लम हमारे देश की सबके सामने लाई जा रही थी, उस सिचुएशन से भी हम आजाद हो जाए। तो हमारे स्वामीनाथन साहब ने इन सब पॉइंट्स पे एग्री किया और वापस भारत आए और यहाँ उन्होंने पंजाब से शुरुआत करी थी हरित क्रांति की, जो कि सिर्फ नाम के लिए हरित थी, एक्चुअल में उसमें हरित हम ढूंढेंगे भी तो हमें शायद कुछ भी ना मिले। पंजाब से इस हरित क्रांति की शुरुआत करने का कारण ये था क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पांचों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वहां पर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है और ये यूरिया खाद जो है ये जनरल खेती पद्धति के मुकाबले रासायनिक जो हम पद्धति उपयोग में लेते हैं तो उसके अंदर हमें 7 से 8 गुना ज्यादा पानी लग सकता है। और पानी की, क्योंकि हम सबको पता था, जो हमारे उस टाइम के एग्रीकल्चरलिस्ट थे उन सबको भी पता था कि अगर हम रासायनिक खेती करेंगे तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये जो हम एजेंडा लेके चल रहे थे ये फेल ना हो, इसके लिए पंजाब से इसकी शुरुआत करी गई। अब जब तक किसान जो है वो अपना पेट भरने के लिए खेती कर रहा था, तब तक वो अपनी मिट्टी को पूज रहा था, तब तक उसकी मिट्टी उसके लिए उसकी धरती माँ थी, तब तक उसकी मिट्टी में एक एक चीज जो जाती है वो उसका ध्यान रखता था। बट जिस दिन से किसान ये रासायनिक खाद और ये हाइब्रिड सीड्स को उपयोग में लेके और FCI के जो उनके स्टोरेज पॉइंट्स थे उनको भरने में और मंडी को भरने के लिए जब से किसान खेती करने लगा, तब वो भूल गया कि ये जो मिट्टी है यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। किसान किसान है क्योंकि उसके पास वो मिट्टी है, उसके पास वो खेत है जिसमें वो काम कर सकता है। तो इस चक्कर में लालच के अंदर हम कह सकते हैं कि आके कहीं ना कहीं किसानों ने ये सोचना बंद कर दिया कि वो अपनी मिट्टी में क्या डाल रहे हैं। जो भी उन्हें सप्लाई दिया जा रहा था सब्सिडाइज रेट्स पे, FCI का इनकॉर्पोरेशन किया गया ताकि किसानों को आश्वासन दिया जा सके कि वो जो भी उगाएंगे अगर वो ज्यादा भी होगा तो उनसे वापस खरीद लिया जाएगा, उन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेस्टेज की या एक्स्ट्रा कॉस्ट की कोई भी चिंता नहीं है। तो वो सोच ही नहीं रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी लालच आ गया था और वो अपनी मिट्टी में किसी भी तरह का खाद, कोई भी दवाई उसे जिस मात्रा में बोला जाता था वो डाल दिया करता था।
शुरुआत में हाँ इसके परिणाम भी कुछ ऐसे थे कि आंखें एकदम चौंधिया गई थी, सब एकदम चमकता चमकता होता था, और जितना अगर एक खेत से 10 क्विंटल हो पा रहा था तो उसी खेत से 12 क्विंटल प्रोडक्शन निकला था। तो शुरुआत में जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव स्कीम लग रही थी, लेकिन आगे जाके उसके क्या नतीजे हुए हम सभी जानते हैं। आज हमारी मिट्टी इतनी कठोर हो गई है कि बारिश का पानी इधर ही नहीं पाता, सांस नहीं, कैंसर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि शायद अब हम चाहें भी तो उसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पंजाब के बारे में हम सभी जानते हैं, जो वहां से एक ट्रेन चलती है जिसका ऑलमोस्ट हर हमारे सेशन के अंदर मेंशनिंग होती है कि पूरा एक कैंसर आधारित ट्रेन चल रही है, जिसकी जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि पंजाब में हर दूसरे घर में आज की डेट में कैंसर है। साथ ही एक और प्रॉब्लम जो हमने इस रासायनिक खेती की वजह से बहुत ज्यादा फेस करी है वो है पानी की कमी होना, क्योंकि इस तरह की खेती पद्धति में जो केमिकल्स हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, उनको इस फॉर्मेट में लाने के लिए कि वो हमारी मिट्टी के, हमारी जड़ों के काम आ सके, उसके लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी लगता है। और उस पानी की पूर्ति करने के लिए हमने